सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और बिजनेस कम्युनिटी की एक तवील अरसे से डिमांड है, 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब ऐलान करे मॉनेटरी पॉलिसी का तो उसमें खातिर ख्वाह कमी की जाए, उसको सिंगल डिजिट पर लाया जाए। लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी भी हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट में मौजूद है। 3 से 4 रिव्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन उसको जो आखिरी बार अप्रैल मई की पॉलिसी जब उसका ऐलान हुआ था तो उसमें 11% पर लेकर उसको स्टैटिक किया गया और अभी तक हम उसी सूरत हाल को कंटिन्यू होते देख रहे हैं। इसकी वजह से ज़ाहिर है एक बिज़नेस कम्युनिटी भी परेशान है। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। जो बिज़नेस एक्टिविटी है, जो बिज़नेस जनरेशन है, उसको भी ज़ाहिर है वो लिमिटेड होकर रह गई है, वो भी श्रिंक होती जा रही है। तो अब बिज़नेस कम्युनिटी की आखिर हुकूमती सतह पर सुनी क्यों नहीं जा रही? इनके लिए इन्वेस्टमेंट करने को या बैंक से लोन लेने को, सरमायाकारी के तरीक़ाकार को आसान क्यों नहीं बनाया जा रहा? और इसके क्या मनफी असरात इस वक्त ओवरऑल मुरतब हो रहे हैं, न सिर्फ बिज़नेस एक्टिविटी पर, फिर ज़ाहिर है टैक्स रेवेन्यू पर, टैक्स जनरेशन पर, उस पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो आखिर इतनी ज़्यादा ओवर कॉशियस अप्रोच हुकूमत की इस मौके पर क्यों है, जबकि सारे मैक्रो इंडिकेटर्स को हुकूमत अंडर कंट्रोल रखने का दावा करती है, उसका क्रेडिट भी लेती है, महंगाई बड़ी हद तक काबू में। तो फिर रीजनल के दूसरे ममालिक की तरह इंटरेस्ट रेट क्यों इस वक्त सिंगल डिजिट में नहीं आ पा रहा? और अगर ये आ जाता है तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? और अगर ये इसी तरह हुकूमत अपने इस फैसला रखती है और आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसमें कमी नहीं की जाती तो क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे आतिफ इकराम शेख साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आपकी और दीगर तमाम चैम्बर्स की ये डिमांड थी कि इस इंटरेस्ट रेट को फौरी तौर पर इस मॉनेटरी पॉलिसी में सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए। लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो पिछली पॉलिसी अनाउंसमेंट में हुआ था या उससे पहले हुआ था, वो स्टैटिक है 11% पर ही। इस 11% के क्या मनफी असरात इस वक्त पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पर मुरतब हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ब्रीफ आपने क्वेश्चन किया। मैं इसका बताता हूँ कि अभी पिछले कुछ टाइम से जैसे इंडिकेटर्स हमारे सारे बेहतर हैं, इकोनॉमी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर ईज ऑफ डूइंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग को ये नहीं करते, जैसे अभी आपने अपने सवाल में कहा, 4 मॉनेटरी पॉलिसी गुजर गई हैं, हम इनको कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन जो सितंबर 2025 गवर्नमेंट का डाटा बता रहा है कि 5.6% है। ठीक है, हम IMF प्रोग्राम में हैं, ठीक है, बहुत हायर साइड पे इसको 2% एक्स्ट्रा कर लें तो 7-8% से ज्यादा किसी सूरत ये इंटरेस्ट रेट नहीं बनता। बट स्टिल हमारी डिमांड 7% थी, 8% थी, सिंगल डिजिट तो एटलीस्ट होना चाहिए था। गवर्नमेंट हमें कहती है आप 100 बिलियन की एक्सपोर्ट करें। हम इस तरह कैसे कर सकते हैं? जैसे रीजनल हमारे कंट्रीज हैं, वहाँ पे 5% इंटरेस्ट रेट है, एनर्जी प्राइसेस कम है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। हमें कुछ ब्रीदिंग के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। और जो हमारी जो एसेंशियल आइटम्स हैं, खाने पीने की, आवाम को अगर सस्ती चीज मिलेगी, इसके लिए इंटरेस्ट रेट बहुत जरूरी है कि कम किया जाए। आई डोंट नो कि ये वैसे बड़ा डिस्करेज किया है बिजनेस कम्युनिटी को, डिसअपॉइंटमेंट हुई है बिजनेसमैन को कि भाई ये एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको कह रही है, पूरे मुल्क के चैम्बर आपको बता रहे हैं कि इसको कम किया जाए, पर गवर्नमेंट इस पे कोई, स्टेट बैंक इस पे बिल्कुल कोई किसी बात को नहीं समझ रहे और ना ही वो हमारी बात सुन रहे हैं। इसके लिए हम प्रॉपर इसमें देखें, गवर्नमेंट जो है ना, मेन लेंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आता है तो 3500 अरब रुपए का पर एनम इनको सेविंग है। अच्छा। बट स्टिल दे डोंट बॉदर। तो आतिफ साहब, ये फिगर फिर इनको समझ क्यों नहीं आ रहा है? इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सरमायाकारी में भी इजाफा होगा, लोग बैंक से भी ज़्यादा पैसे लेंगे, सिर्फ कमर्शियल कस्टमर्स ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक कस्टमर्स पर भी इसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल बहुत सारे सेक्टर्स ग्रो करने लगते हैं। तो आखिर ये वाली बात आप समझा क्यों नहीं पा रहे? आप से मुराद आपका चैम्बर या आपके और बाकी साथी? सर, हमारी हमेशा मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट से, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पे कन्विंस्ड हैं
कि जी ये कॉस्ट ऑफ डूइंग कम करते हैं, आप 100 बिलियन एक्सपोर्ट करें। हमारी अक्सर मीटिंग्स होती हैं और हम ये जो कल पॉलिसी आई है, हम इस पे एक्सपेक्टेड थे कि ये एटलीस्ट ये 9% पे, सिंगल डिजिट पे एटलीस्ट लेके आएंगे, बट इन्होंने तो 0.5% भी कम नहीं किया। इस पे हम ऑल पाकिस्तान कोई एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसको हम प्रॉपर गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो हम नहीं कर सकते। आपके सामने इंडस्ट्री ऑलरेडी एक तकलीफ में, एक नहीं चल रही, प्रॉपर अंडर कैपेसिटी चल रही है। तो इसके लिए अगर ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना एक्सपोर्ट होगी, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री और ज्यादा सफर करेगी। तो आतिफ साहब, इस साल के आगाज़ में जब इन्होंने 60 से 65 अरब डॉलर पर एक्सपोर्ट ले जाने के प्लान का अनाउंसमेंट की कि अब 3-4 साल में हमें यहाँ पर लेकर जाना है, फिर बहुत तेज़ी के साथ 22% से ये 11% तक भी आए, लेकिन ये 11% पर आकर और ये इस कैलेंडर ईयर के 5-6 माह गुजार कर अचानक ये हुआ कि अप्रैल मई के बाद जो सैलाब का एक असर था वो भी कोई फ्लड का ये कहते हैं, बट फ्लड का इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखिए इन्फ्लेशन अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन है ही अभी लास्ट मंथ 5.6 से, एवरेज कर लें 5% होगी, 6% है मैक्सिमम। किसी सूरत पूरी दुनिया में जो भी इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के उसको मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, पर ये है कि इतना बड़ा ये नहीं होता कि स्प्रेड के इन्फ्लेशन 5% है और आप 6% स्प्रेड रखें। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ हमारे मुल्क में है, जो सरासर गलत है। और हम एज अ बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल कंडेम करते हैं कि ये इस तरह जो 50% कारोबार चल रहे हैं वो भी नहीं चल सकेंगे अगर ये पॉलिसी इन्होंने रखी। और इस महीने तो हम ये कल वाली पॉलिसी में तो हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा और सिंगल डिजिट होगा, बट स्टिल नहीं किया। इस पे हम इंशाल्लाह सारे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हैं और इस पे कोई लायामल हम बनाते हैं कि क्योंकि फिर हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते, ना एक्सपोर्ट कर सकते। तो आज साहब, इस पे हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट कम होने से स्टॉक मार्केट में भी बड़ा एक बूम आता है, वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, लेकिन इसी स्टैटिक इंटरेस्ट रेट के साथ वो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है, अपने ऑल टाइम हाई फिगर्स पर भी जा रही है। तो उसको देखकर तो कहीं हुकूमत और थिंक टैंक्स को ये इत्मीनान नहीं है कि चूंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो हम इंटरेस्ट रेट को यहीं पर रोक सकते हैं, अभी हमारे पास मार्जिन मौजूद है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट माशाल्लाह इकोनॉमिक जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, इकोनॉमिक लाइक इंडिकेटर्स हैं, वो बड़े पॉजिटिव हैं। स्टॉक मार्केट जैसे आपने कहा, तो मे बी गवर्नमेंट ये सोच रही हो कि शायद ये हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं नहीं समझता कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस इंटरेस्ट रेट, इस एनर्जी में, इन प्राइसेस में आए और इस पे एक्सपोर्ट कर सके और रीजनल अपने कंट्रीज के साथ कंपिटिटर्स जो हैं इनके साथ compete कर सके। इनको दोबारा नजरसानी करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम नहीं, जो हमारे टारगेट हैं, जो एक प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक विजन है, वो हम किसी सूरत नहीं पूरा कर सकते। मैं ऑन बिहाफ ऑफ पूरे पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं ये आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि इस तरह हम बिल्कुल बिजनेस नहीं कर सकते और ना कर पाएंगे। तो आतिफ साहब, एक तो इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त बड़ा डबल डिजिट में परेशान कर रहा है, फिर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी टैरिफ्स का भी आप लोगों का एक बड़ा देरीना मुतालबा है और पिछले साल से चला आ रहा है कि वो कॉस्ट भी कम की जाए, उसका भी एक बड़ा मनफी असर पड़ रहा है। हमने देखा एक बड़ा तवील प्रोसेस हुआ, IPP से मुज़ाकरात भी हुए, उस पर सिटिंग्स भी होती रहीं, लेकिन अभी भी वो जो 8-9 सेंट पर आप लोगों की बिजली आनी थी वो नहीं आ सकी। अब इसके क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? चूँकि अमेरिका से हम अच्छा टैरिफ लेने में कामयाब हो गए, लेकिन ज़्यादा टैरिफ वाले भी अपनी सस्ती बिजली की वजह से शायद हमें पीछे छोड़ने में कामयाब हो सकें। तो ये कितना इस वक्त चैलेंजिंग है, एक्सपोर्ट इससे हमारी कितनी मुतासिर हो रही है? एग्जैक्टली, यू आर राइट कि हम अगर हमारा टैरिफ 19% है तो हमारी बिजली 4-5 सेंट ज्यादा है, तो हमें तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और हमें देखें, इस इंटरेस्ट रेट, इस एनर्जी क्राइसिस, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग, हमें बेशुमार इंडस्ट्री को, बिजनेस कम्युनिटी को बेशुमार मसाइल हैं जो गवर्नमेंट समझती भी है, और बट एनी हाउ वो उसको, जैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी पे ही बात करते हैं, एनर्जी पे बात करते हैं, तो इसको वो हमें कम्पिटिटिव नहीं बना रही कि हम compete कर सकें।
तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू योर चैनल बोल न्यूज़, मैं चाहूँगा कि मेरा ये मैसेज जाए गवर्नमेंट को, और ये हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो आप कह रहे हैं कि 100 बिलियन बाय 2030 आपने एक्सपोर्ट अपनी करनी है, तो अगर यही हमारे साथ यही अगर इंटरेस्ट रेट रहा, एनर्जी प्राइसेस रहे, तो हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये जो इंडस्ट्री है, जो अभी हमारे पास फिगर्स हैं, इससे भी ड्रॉप होती जाएगी। तो आतिफ साहब ने माजी में ये देखा है कि तो हम चाहते हैं कि हमने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे माजी में, वो रवायती सियासतदान हुआ करते थे। अभी तो हम देख रहे हैं इस टेन्योर में मोहम्मद औरंगज़ेब साहब खुद एक प्रोफेशनल बैंकर हैं, बिज़नेस को और बिज़नेस के मसाइल को बड़ा अच्छा समझते होंगे। तो उनके होते हुए फिर ये जो मुश्किलात इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को हैं, तो ये थोड़ी सी आपके लिए भी ये हैरानकुन है कि वो भी इन चीज़ों को उस तरह नहीं समझ पा रहे। जी बिल्कुल हैरानकुन है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, इंडस्ट्री मिनिस्टर, लाइक प्राइम मिनिस्टर, सब पूरी कैबिनेट से हमारी माशाल्लाह मीटिंग्स होती हैं, हम उनको कन्विंस भी करते हैं, बट एट द एंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए अगेन मैं कहूँगा कि हम एक दफ़ा एक सिटिंग भी करेंगे, नहीं तो हम स्टेक होल्डर मिल के गवर्नमेंट से बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि समझता क्या हूँ कि मुझे पता है कि उनका विजन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है कि एक्सपोर्ट करें, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स जाएं, बट ये है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगेन कि हमारी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज हम नहीं ये टारगेट कभी भी अचीव ना कर पाएंगे, ना कर सकते हैं। तो आतिफ साहब, ये जो उनका विजन है, अब उस विजन को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए उनके लिए क्या सूटेबल हिकमत अमली स्ट्रेटेजी हो सकती है जो बिजनेस कम्युनिटी को भी सूट करे, जो ये टारगेट्स तक पहुंचने में भी आसानी करे? कुछ तजावीज़ आपके पास हो तो ज़ाहिर है कोश गुजार ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये पहुँचें। बिल्कुल, देखिए हमने बहुत सी तजावीज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को हमने वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। तो बट ये है कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हम कंपेटिटिव हों, हमें सिर्फ दो चीज़ों में, एनर्जी और इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए। हम किसी किस्म का कोई बेनिफिट कुछ नहीं मांग रहे, कोई एग्जाम्पशन हमें दे दें, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। सिर्फ हमें ये दो जो हमारी मेन ज़रूरियात हैं, इसको हमें बेहतर कर दिया जाए कि हम बाकी अपने रीजनल जो कंट्रीज हैं उनके साथ चल सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हम अगर बराबर कर देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में आगे चले जाएंगे। और आतिफ साहब, देख रहे हैं हमारी हुकूमत का ज़्यादा जो इस वक्त इन्हिसार है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर है। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे हो रहे हैं, चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, सऊदीया में कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की जा रही हैं। तो जो इंसेंटिव्स हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर के लिए अनाउंस करते हैं, तो लोकल इन्वेस्टर का ये एतमाद जीतने में, उसके लिए ये आसानियाँ पैदा करने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है आपकी नज़र में? देखें, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम करना चाहिए बिल्कुल, पर ये है कि एक पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए एक ही होनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल हम एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बट डोमेस्टिक जो इतने सालों से, इतने अरसे से एक इंडस्ट्री एक इंसान लगाता है, इतनी मेहनत करता है, तो उसके साथ भी ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग ऑल, बाय ऑल मींस होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बात की कि काफ़ी मुल्कों में कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, B2B हो रही है, G2G हो रही है, उसके रिजल्ट्स तो माशाल्लाह आ रहे हैं, पर ये है कि लोकल इंडस्ट्री को भी ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए फेडरेशन अपना पूरा किरदार अदा करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ इकराम शेख साहब, प्रेसिडेंट FECCI हमारे साथ मौजूद थे। सुनिए, एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंपोर्ट्स की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ने लगा है। गो के रेमिटेंसेस उसको पूरी तरह से कवर कर रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का जो फिगर ख़ास तौर पर इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट होने के बाद से जो तेज़ी हमें एक्सपेक्टेड थी वो तेज़ी हमें नज़र नहीं आई। इसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हम खासा लिमिटेड इन 3 महीनों में देख रहे हैं। ख़ासतौर पर जो सितंबर 2025 का फिगर है वो खासा लोअर साइड पर है, जबकि हम एक जानिब देखते हैं तो SIFC की
बड़ी भरपूर कोशिशें रही हैं। सितंबर के ही मंथ में, उसके आगाज़ में हमने एक बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस कॉन्फ्रेंस बीजिंग में होते देखी, लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट नहीं कर पा रही हैं। फिर गुड इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी इस वक्त खासी हद तक हमें लिमिटेड दिखाई दे रही है, जबकि ये 2025 का वो साल है कि जब आगाज़ में उड़ान पाकिस्तान को लॉन्च किया गया, अपने टारगेट्स अगले 5 साल के लिए सेट किए गए, लेकिन उन टारगेट्स तक जाने का जो रास्ता है वो इतना आसान इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। जो पॉलिसीज़ बनाई गई उन पर इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे अपने टारगेट्स को मीटअप किया जा सकता है, ट्रेड डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन के ट्रेड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो एक्सपोर्ट्स में जो जंप हमें नज़र आना चाहिए था वो हम देख रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के इन 3 महीनों में वो कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम इंपोर्ट्स देख रहे हैं तो वो बढ़ती जा रही हैं। गो के रेमिटेंसेस इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ा सरप्राइज़ है और वो इस सबको कवर भी कर रही हैं, लेकिन कब तक हम रेमिटेंसेस पर ही निसार करते रहेंगे? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स जो है उनके रिजल्ट्स आने में टाइम क्योंकि इसलिए रिफॉर्म्स आसान नहीं होते, और हमारी इकोनॉमी का क्योंकि स्ट्रक्चरली इस तरह बनी हुई है कि जैसी ग्रोथ होती है तो इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो हमें पता है। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है अभी तक। पिछले महीने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भी रिकॉर्ड इंक्रीज़ हुआ है, मगर ओवरऑल जो है जो जिस तरह के इंक्रीज़ की ज़रूरत है अभी तक हम वहाँ पे उसके करीब या नहीं पहुँचे। हुकूमत का जो एक फोकस है माइनिंग के ऊपर, उस पर जब रिकोडिक प्रोडक्शन में आएगा तो सिर्फ रिकोडिक की जो एक्सपोर्ट्स होंगी दैट विल बी 10% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स। तो मगर ऑफ कोर्स एज वी सेड अर्लियर कि इन चीज़ों में वक्त लगता है, स्ट्रक्चरल चेंज इतनी जल्दी नहीं आती। और तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो अली फरीद साहब, हमने देखा अभी चाइना में एक बड़ा डेलीगेशन गया, अभी सऊदी अरब में बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर हमारे बड़े होपफुल हैं कि वहाँ से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन ये जो सॉफ्ट कमिटमेंट्स होती हैं इनको ऑन ग्राउंड लेकर आने में, फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होने में और वो इन्वेस्टमेंट आने में ये इतना क्यों डिले हो जाता है? और बहुत सारी सॉफ्ट कमिटमेंट्स तो फिर वो कमिटमेंट्स तक ही रह जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर की दिलचस्पी नहीं होती या हुकूमत उस तरह पुश अप नहीं करती प्राइवेट सेक्टर को आगे? जी, बहुत ज़्यादा वजूहात होती है, आपने दुरुस्त बोला। एक तो ये है कि ओवरऑल इट्स वेरी फेवरेबल। आपने देखा कि इस महीने पे इस कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने पहली प्राइवेटाइजेशन जो फर्स्ट वुमेन बैंक है उसके जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो यूएई की शेख तानून के एंटिटी एक्वायर कर रही है, उसके रिजल्ट्स जो है वो अगले महीने या इस अगले क्वार्टर के नंबर्स में नज़र आ जाएंगे। एफडीआई के नंबर्स क्योंकि लंपी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इतनी ज़्यादा तो एफडीआई होती नहीं है, तो एक वो जो ट्रांजैक्शन है उसी की वजह से अगले क्वार्टर में ग्रोथ आ जाएगी। सऊदी अरेबिया ने आज जो जॉइंट इकनॉमिक एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया है और जो उनकी जॉइंट स्टेटमेंट आई है वो मैं आज पढ़ रहा था, दैट वाज वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे एज अ पाकिस्तानी पढ़ के खुशी हो रही थी कि उन्होंने ब्रदरहुड को भी, हमारे जो भाईचारा है उसको भी इन्वोक किया, उन्होंने हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को भी रिकग्नाइज़ किया। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान है कि जो जैसा सऊदी ने आज अनाउंस किया है कि $1 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी दे रहे हैं, $5 बिलियन का जो लोन है उसको रोल ओवर कर रहे हैं, तो इस मामला पर जहाँ पर डायरेक्ट हेल्प है वो तो नज़र आ जाती है, मगर लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स क्लोज नहीं हो रहे, और उसकी वजूहात वही हैं जो इश्यूज़ जो हम सबको पता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एक्सेट्रा। SIFC काम ज़रूर कर रहे हैं मगर इश्यूज़ इतने ग्राउंड लेवल पे इतने ज़्यादा हैं और इतने कि उनको सरपास करने में टाइम लगता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब मैंने एज अ फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया तो इस बात को 3 साल हो गए हैं। 3 साल से हमारे वो शेयर्स की रजिस्ट्रेशन स्टेट बैंक पे प्रोसेस उसका एक होता है वो जारी है। 3 साल हो गए इस प्रोसेस को। तो और ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने सिर्फ रजिस्टर करना है कि देखें जी हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो प्रोसेस को 3 साल लगते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में। और दूसरा जो मसला ये है कि इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज अगर आप देखें तो आज के दिन उज़्बेकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। सऊदी रियाद केबल ने अनाउंस किया है कि वो उज़्बेकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है। दुबई में बड़ा आसान है इन्वेस्टमेंट करना, रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर इन्वेस्ट करना बड़ा आसान हो रहा है, वो अपने रूल्स को ईजी से ईजी बना रहे हैं। तो पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के माजी के साथ नहीं है, पाकिस्तान का मुकाबला रीजनल मार्केट्स के साथ भी है। तो इट्स अ टफ आस्क
तो अली फैज़ साहब, जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री चलें उसमें तो हमें समझ आता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बड़े हडल्स हैं कि न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए भी। लेकिन टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो बड़ा स्पेस है। पाकिस्तान एक इमर्जिंग मार्केट भी बनती जा रही है, दूसरी मार्केट्स को पाकिस्तानी प्रोफेशनल बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर भी कर रहे हैं। तो ये इस तरफ भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त बड़े ममालिक करने का सोच सकते हैं? एक टेक्नोलॉजी हब पाकिस्तान बन सकता है आने वाले दौर में? जी, और करेंगे भी, और आपको अनाउंसमेंट ये मिलेंगी कि जैसा डेटा सेंटर का सेक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, यूएई से इन्वेस्टमेंट आएगी, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आएगी, ऑप्टिकल केबल नेटवर्क जो है कनेक्टिविटी उस पर इन्वेस्टमेंट होगी, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए 2 कंपनीज स्टारलिंक और एक चाइनीज़ कंपनीज उस पर गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है। ब्लॉकचेन के ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो एक एरिया है जब लाइसेंसेस इस साल के एंड तक आएंगे। आई नो कि जो ग्लोबल कंपनीज है बाइनेंस, क्रैकन एक्सेट्रा, वो पाकिस्तान में लाइसेंस लेगी, इन्वेस्ट करेगी। सो आई एम होपफुल कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, फिजिकल ईयर में इन्वेस्टमेंट जो है FDI साइड पे पिकअप कंसिडरेबली होंगी। और ओवरऑल एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हम कब तक देखेंगे? हम हर साल ये जो रोल ओवर से मुतालिक सुनते हैं, चाइना, UAE और सऊदीया से हमें रोल ओवर की दरख्वास्त करनी पड़ती है, फिर वो उसको कबूल भी करते हैं, फिर हम उसका बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं, उस पर सेलिब्रेशन भी होती है। ये रोल ओवर से रीपेमेंट्स तक हम ये सफ़र कैसे मुकम्मल कर सकेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये इसी पे फोकस होना चाहिए, और इसीलिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम या फिर एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी, और इसलिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर ये जो IMF मैनेजमेंट है और ये जो डेट की मैनेजमेंट है, ये तो हम इफेक्टिवली कर रहे हैं और हिस्टोरिकली भी करते रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। इस बार IMF भी बड़ा सपोर्टिव है हमारे लिए, मगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो बड़ा ज़रूरी है, प्राइवेटाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना बड़ा ज़रूरी है, और I think there should be more priority given to these things as well. सही। और चूँकि प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की तो एक सवाल उस पर भी ज़रा कर लें। ये PIA को प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, बहुत सारे जो रूट्स पहले 5 साल पहले बंद हुए थे वो अब तक खुल चुके हैं, लेकिन प्रोसेस बड़ा स्लो है। PIA की प्राइवेटाइजेशन होगी तो डिस्कोस की बारी आएगी, दीगर नेशनल इदारों की बारी आएगी। तो ये जब इतने ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं, फिर तो काम की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। हम एक भी अभी तक बड़े लेवल की प्राइवेटाइजेशन कामयाबी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक तो प्राइवेटाइजेशन अभी हो गई है फर्स्ट वुमेन बैंक की, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़ी तो नहीं थी वो, मगर बिस्मिल्लाह तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काफ़ी अरसे से, कई सालों से और शायद दिहाइयों से कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी। तो और PIA का जैसा आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते हमारी फ़्लाइट्स खुल गई है, UK के रूट दोबारा ऑपरेशन हो गया है। आई एम श्योर कि वो एक बहुत बड़ा हर्डल था, और उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन भी जो है स्मूथली चली जाएगी। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ग्रुप्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, दे आर क्वाइट सीरियस एंड दे विल बी एबल टू गेट इट, और ये एक अच्छा ट्रांजैक्शन होगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मगर उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट साइड पे तो मैं अगले 6 महीने के बारे में काफ़ी होपफुल हूँ कि वी विल सी इम्प्रूवमेंट इन द नंबर्स, मगर ग्राउंड लेवल पर रूल्स को चेंज करना, ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अब बार बार SIFC को इन्वोक नहीं कर सकते कि हम हमारी इस चीज़ में मदद कर दे, इधर भी मदद कर दे, उधर भी मदद कर दे। आई थिंक इट नीड्स टू बी अ लॉट मोर, इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट अक्रॉस मल्टीपल एरियाज़। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि सिर्फ शेयर रजिस्टर करने में स्टेट बैंक को 3 साल अगर लग जाते हैं तो फिर तो मामला सही नहीं है। सही। और एक आखिरी सवाल अली फैज़ साहब, जो पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन है डिस्कोस की, वो कितनी इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग होगी? चूँकि के इलेक्ट्रिक की सूरत में एक नेगेटिव एक एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है कि बाद में उसको सब्सिडी भी देनी पड़ी, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, इनएफिशिएंसीज़ हैं, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। तो ये पावर सेक्टर को हमें प्राइवेटाइज़ करना है, किन टर्म्स पे होंगे, कितना मुश्किल होगा, इसके लिए इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे? चूँकि जो कॉस्ट का असल इशू इंडस्ट्री का वो तो है ही इस पावर सेक्टर की वजह से। जी, आपने 2 बड़े ही दर्द भरे और मुश्किल टॉपिक की बात की, एक कराची इलेक्ट्रिक और दूसरा पावर सेक्टर। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रिक एक बड़ा ही अजीब सा मसला पड़ा हुआ है हमारे लिए। इससे पहले एबराज कैपिटल पूरा का पूरा बंद हुआ क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक की डील नहीं हो सकी,
और अभी भी जो ना सिर्फ इसके टैरिफ्स की सब्सिडी के इश्यूज हैं, इनमें इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेंट्स है खासतौर पे आई थिंक सऊदी अरेबिया में जो इन्वेस्टमेंट नहीं अगर आ रही, तो उसका एक वजह ये भी है कि सऊदी इन्वेस्टर ज़्यादा खुश नहीं है उसके आउटकम से जो उस एसेट के साथ हुआ। और क्योंकि पाकिस्तान में सोलर सेक्टर में अब ग्रोथ हो रही है और लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो लॉन्गर टर्म भी ये जो पावर सेक्टर का इशू है ये इट्स हार्डर टू रिजॉल्व। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर डिस्कोस की जो 3 प्रॉफिटेबल डिस्कोस हैं, मेरे ख्याल में उसकी तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को शुड आल्सो कंसिडर द ऑप्शन ऑफ लिस्टिंग ऑन द मार्केट, ऑन द स्टॉक मार्केट। तो ये पैरेलल ट्रैक चलाना चाहिए कि अगर तो आउटराइट सेल नहीं हो रही तो आपको यू शुड आल्सो कंसिडर यूजिंग कैपिटल मार्केट्स के यहाँ पे आप फ्लोट करके पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स को भी ऑप्शन दो कि वो इन्वेस्ट कर सके। हो सकता है इसमें वैल्यूएशन कम मिले या हो सकता है इसमें आप पूरा का पूरा सेल ना कर सकें, मगर कम से कम प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैपिटल मार्केट्स डीपन होंगी और लोकल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आज से 4 साल पहले घरेलू गैस कनेक्शंस पर पाबंदी लगाई गई और उस वक्त की हुकूमत ने वजह बताई कि गैस की किल्लत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब घरेलू कनेक्शंस मज़ीद नए फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। 4 साल गुजरे और अब जाकर हुकूमत ने यह पाबंदी उठाई है और इसकी वजह सामने आई है कि न सिर्फ अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा था घरेलू कनेक्शंस के हुसूल के लिए, बल्कि अब जो इस वक्त गैस की तलब है, जो डिमांड है, वो भी खासी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये डिमांड जो कम हुई है ये गैस की फरावानी की वजह से कम नहीं हुई, बल्कि गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब लोग खुद ही इसके इस्तेमाल में बहुत एहतियात बरतने लगे हैं। इन 4 सालों में कीमत का जो फ़र्क सामने आया, क्या वही सबसे बड़ी वजह है इस तलब में कमी की या फिर कुछ और वजूहत हैं? इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब जो एनर्जी एक्सपर्ट मेंबर ओगरा हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हुकूमत इस वक्त गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान कर चुकी है और ज़ाहिर है कई साल के वक्फे के बाद ये ऐलान हुआ है। क्या इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा जो हमारे कमर्शियल यूज़र्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं इस पर? बहुत शुक्रिया जी। ये ऐलान इन वे तो ठीक ही है कि चलें गैस कनेक्शन नए देंगे, लेकिन इस ऐलान के साथ कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी, मतलब ये कंप्लीट पॉलिसी, वो जो एक होती है ना प्रोडक्टिव पॉलिसी, ये नहीं है। मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा कि क्यों मैं कहता हूँ प्रोडक्टिव पॉलिसी नहीं है। ये आज ही इसकी बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि क्योंकि 4 साल पहले गैस की जो शॉर्टेज थी जिसकी वजह से हमें उस वक़्त बैन लगाना पड़ा और अब वो शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को मैं कोशिश करूँगा कि क्लैरिफाई करूँ कि ये गैस की शॉर्टेज नहीं थी, उस वक़्त गैस की शॉर्टेज थी जिसकी वजह से लगाया, आपने बैन लगाया, लेकिन अब गैस की वाफर मिकदार अवेलेबल नहीं है। हुआ क्या है कि गैस की डिमांड कम हुई है। गैस की डिमांड क्यों कम हुई है? वो आपने इतनी गैस की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, डोमेस्टिक की भी, कमर्शियल की भी, इंडस्ट्रियल की, कि ऑटोमेटिक लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है उसकी वजह से डिमांड आपकी बहुत कम हुई है और उसकी वजह से आपने फिर ये पहले शुरू कर दिया शॉर्ट टर्म के, अच्छा जी इंपोर्ट वाली जो LNG है उसके कार्गो डेफर कर दें, जो लोकल गैस की प्रोडक्शन ऑल दो कर्टेल्ड और रिड्यूस प्रोडक्शन रेट है उसको भी और कम कर दें, तो फील्डों को बंद कर देते हैं ताकि उसको एडजस्ट करें। दूसरी तरफ इस पॉलिसी का जो एक बहुत, या इस जो ऑपरेशनल अरेंजमेंट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये था या नेगेटिव पहलू ये था या आज तक भी है कि गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है। जिन लोगों को ऑलरेडी गैस दी हुई है, कनेक्शन दिए हुए हैं, उनको भी सहूलत इसलिए नहीं है कि उनकी लोड शेडिंग चल रही है। सो एक तो ये स्टेटमेंट मुझे ठीक करनी थी कि ये गैस की ओवर सप्लाई नहीं हुई, गैस की डिमांड कम हुई है। अच्छा। और इनकी गैस की सेल कम हुई है जिसकी वजह से कुछ एडिशनल गैस के वॉल्यूम आज की डेट में अवेलेबल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो वॉल्यूम अवेलेबल है तो पहले एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें, फिर आप डोमेस्टिक के नए कनेक्शन देने की बजाय आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को दें ताकि आपकी इकोनॉमी का पहिया चले। डोमेस्टिक को अगर आप देते हैं तो आप लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है और कम कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि जो पहले गैस की डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन के बेस पे जो डोमेस्टिक गैस के कनेक्शन दिए हुए हैं
उसके गैस की प्राइस में और इस गैस प्राइस में जो RLNG का कहते हैं बहुत फर्क होगा। ये ऑलमोस्ट 100% इसकी प्राइस फर्दर बढ़ जाएगी। सो इन दोनों का अब दूसरी इसमें अंदर बहुत ही नेगेटिविटीज हैं। फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में आपके घर में ऑलरेडी गैस का कनेक्शन लगा हुआ है, आपके पड़ोस में RLNG का नाम लगा के कि जी ये RLNG का नया कनेक्शन है, तो उसको डबल रेट पे करना पड़ेगा। अब बात यह है कि वो आपसे भी ज्यादा यूजफुल सिटीजन हो सकता है, वो आपसे ज्यादा टैक्स दे रहा होता है, वो ऑलरेडी उसने बहुत सफर कर लिया है कि जी पहले उसको गैस की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब उसको रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये दो नेबर्स के अंदर डोमेस्टिक ही कंज्यूमर है, एक ही स्टैंडिंग एक कंज्यूमर है, एक का रेट कम होगा दूसरी का ज्यादा, और ये इसकी कोई टेक्निकल जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि गैस प्रैक्टिकली गैस एक ही होगी। जब ये गैस दोनों कमिंगल हो जाती है, लोकल गैस और इंपोर्टेड गैस, तो ये केमिकली इसमें कोई डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। सही। तो आरिफ साहब, ये जो अभी जो आपने कहा कि जाहिर है बाइंग पावर तो लोगों की कम हो रही है चूंकि प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, जब इस फैसले के नतीजे में अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या उसका प्राइस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? प्राइस थोड़ी कम हो सकेगी? ये जो प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड की लेयर है, ये इस पर भी कहीं कोई इसका असर पड़ सकता है? देखिए, असूली तौर पे होनी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट का कोई एफर्ट प्राइस कम करने की तरफ तो नजर ही नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे कोई एफिशिएंसी बेहतर करने की तरफ नहीं नजर आ रहा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने की तरफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गैस की प्राइस के जो मेन कंपोनेंट है वो बहुत मेजर कंपोनेंट होता है कि गैस की परचेज प्राइस, वो परचेज प्राइस अब लोकल गैस भी है और इंपोर्टेड RLNG भी है। परचेज प्राइस के अलावा जो कंपोनेंट हैं, जो 20 से 25% जो होते हैं, वो कंपोनेंट पे काफी कंट्रोल होता है अपनी लोकल मैनेजर्स का, गैस कंपनीज का, गवर्नमेंट का, रेगुलेटर का, कि उनमें जो भी कास्टिंग फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करके जितना कम से कम किया जा सके करना चाहिए। उसके 25-30% से ज्यादा एक और जो कंपोनेंट उसमें होता है वो होता है UFG। अब UFG 4-5% तक अगर ये नहीं लाते, उसके ओवर एंड अबाव, वो सारा लॉस है, वो सारी वेस्टेज है और इकोनॉमिक बड़ी बहुत उसके अंदर बर्डन है। अब गुजारिश ये है कि गैस की प्राइस कम करने के लिए कोई एफर्ट नजर नहीं आ रहा, और दूसरी चीज ये है कि आप एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स जो है उनको गैस रेगुलर 24/7 आप क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, वो ये इसका कोई जस्टिफिकेशन ऑपरेशनल भी कोई नहीं है, टेक्निकल भी कोई नहीं है। दूसरी तरफ आप खुद रिपोर्ट करते रहे हो कि ये कहते हैं कि जी आए दिन हमने लोकल गैस की प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी। क्यों? कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो ओवर प्रेशराइज हो गया है, वो फट जाएगा, डेंजरस हो गया है, क्योंकि उसमें गैस फुल हो गई है और कंजम्पशन कम है। जो कंजम्पशन कम है तो फिर आप लोड शेडिंग क्यों करते हो? आप उसको खोलो, लोगों को जो कनेक्टेड लोग हैं उनको तो दे। अब ये वही सिस्टम है कि हमारा कोई भी चीज जो है ना, या हमारा कोई भी डिसीजन विद इन 4 कॉर्नर ऑफ बिजनेस या प्राइस क्राइटेरिया है प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के दरमियान, वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो मेजर क्वांटिटी 90 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, वो उनका बिल हम देखते हैं 14, 1450, 1500, और अगर वो 90 से 91 सिर्फ 1 यूनिट ज़्यादा हो जाता है तो वो तो फिर 5000 से भी ज़्यादा वो क्रॉस कर जाता है। ये 1 यूनिट के 3,500-4,000 रुपए, कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी ने इस पर नज़र नहीं रखी हुई है। ये बिल्कुल, मैंने आज भी आर्टिकल लिखता है, आजकल मैं बड़े आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसमें बड़ा मैं बोल्ड होकर ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़ा टाइट रेगुलेटरी कैप्चर है। रेगुलेटरी कैप्चर क्या है कि ऐसी रेगुलेशंस बनाई जा रही हैं कि जिस रेगुलेशंस की गार्ड के अंदर रहते हुए ये कहा जाता है कि ये क्योंकि रेगुलेशन है, ये ओगरा की प्रोसीजर है और ये लॉ है, इस वजह से ये कंपोनेंट हमने इसके अंदर करना ही है। ये जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की कोई तुक नहीं है, और आप जो कह रहे हैं ना कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये नेगेटिव या एडवर्स क्राइटेरिया है। अच्छा। वो एडवर्स क्राइटेरिया क्या है कि आपने खुद ही फरमाया कि 9 डेकामीटर जो है ना, उससे अगर एवरेज 3 महीने की गैस की कंजम्पशन बढ़ जाए तो वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चली जाती है। और टेक्निकली स्पीकिंग देखिए, सर्दी के 3 महीने वो छोटे से छोटा घर है, उन बेचारों को भी मौसम की वजह से गैस को यूज करना पड़ता है, कंजम्पशन उनकी बढ़ जाती है, और वो ऑटोमेटिक जो है वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं। जब वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं और उनका जो प्राइस डिफरेंशियल है वो कोई समझ नहीं आ रही, ना ओगरा को पता है और ना किसी और एक्सपर्ट को पता है कि वो जो डिफरेंशियल प्राइस चार्ज करती हैं गैस कंपनीज, वो कितनी रेवेन्यू है और वो रेवेन्यू अकाउंट फॉर गैस प्राइसिंग में क्यों नहीं होता। और अगर कोई लीकेज की वजह से या कोई किसी गलती की वजह से या ओवर यूज्ड होने की वजह से एक बार नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चला भी जाए
तो फिर वो अगले 4 महीने तक लगातार प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाली मेजर क्वांटिटी यूज करे तब वो वापस आता है, यानी वो अगले महीने नहीं आ जाता, उसको फिर 4 महीने तक भी टैरिफ पे करना पड़ता है। मैं इसको 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पूरा साल अगला जो है ना उसको वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखते हैं ये। अच्छा, तो ये अब ये जो फैसले हैं फिर ये तो आवाम पर बड़े इस वक्त बोझ की सूरत में मौजूद हैं। अब ऑप्शन क्या है फिर लोगों के पास इस वक्त? सर देखिए, लोगों के पास ऑप्शन मतलब टू बी ऑनेस्ट हर तरफ से लोगों को, जिसको कहते हैं ना टैक्सेशन हो, उसको ऐसे घेर घार के लोगों को की जो जेब जो है ना उनको इतना बर्डन डाल दिया गया है। यूटिलिटी की प्राइसेस, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उसमें डाल दिया गया है। पेट्रोल की प्राइसेस हो उसमें डाला हुआ है 80-90 रुपया, तो वो पेट्रोलियम लेवी चार्ज करते हैं हर पेट्रोल के, हर लीटर के। तो ये मतलब हर तरफ से कंज्यूमर्स जो है ना वो तो उनको ऐसा जकड़ दिया गया है, इसी को तो रेगुलेटरी कैप्चर कहते हैं, उनको ऐसा जकड़ दिया गया है कि वो सांस लेने के काबिल नहीं है। इसकी सिंपल इसकी एग्जांपल यही है कि आपकी 50% पॉपुलेशन जो है अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। ठीक है, और ये इसी वजह से चली गई है कि उनकी वो जो अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट ओगरा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।